आज पॉलिटिकल टॉक पे हमारे गेस्ट है, उनको शायद इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा नागपुर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरा भारत इनके नाम से वाकिफ़ है। बीजेपी के एक कद्दावर नेता कृष्णा खोपड़े जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति के साथ में आगे बढ़ने वाली है, किन किन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाने वाली है और किस तरीके से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कृष्णा खोपड़े जी की क्या राय है, कितने कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि सर आपकी अभी तक की पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही? नहीं, मैं शुरू से ही 17-18 साल का था जी। जब से ही मुझे सार्वजनिक काम होगा, धार्मिक काम होगा और छोटे मोटे काम के माध्यम से आंदोलन के काम होंगे, इसमें मुझे पहले से रुचि थी जी। और धीरे धीरे करते करते मैं उस समय सतीश चतुर्वेदी जी हमारे पूर्व नागपुर से चुनाव लड़े थे जी। और उनका संबंध मेरा 77-78 से था जी। उनके साथ मैंने लगभग 14-15 साल मैंने उनके साथ काम भी किया और उस ज़माने में करते करते फिर मैं 1992 में जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सतरंजीपुरा वार्ड से सीट दिया जी। और सतरंजीपुरा वार्ड एक ऐसा वार्ड था कि उस समय 50% वहाँ मुस्लिम भाई और 20% वहाँ बौद्ध भाई थे जी। और पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा और गडकरी साहब के आशीर्वाद से मैं पहली बार वहाँ से नगर सेवक के रूप में मैं चुन के आया और उसके बाद लगातार मैं 4 महानगर पालिका और 3 मेरी विधानसभा मैं लगातार अपने वार्ड से और पूर्व नागपुर से लगातार मैं चुनते आ रहा हूँ और जनता को जो जो शब्द अपन ने दिया, जो जो मैनिफेस्टो हमारे पूर्व नागपुर का भाजपा का रहता था जी, उन सभी चीज़ों पे खरा उतरने का काम हमने निश्चित रूप से किया और सभी लोगों को राहत देने का काम विकास के माध्यम से किया। कृष्णा जी हम लोग देख रहे हैं कि आप इतने टाइम से आमदार हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप पूर्व नागपुर में अभी भी नहीं कर पाए जो आप आने वाले समय में चाह रहे हैं कि मैं करूं? पूर्व नागपुर आपने 10 साल पहले का पूर्व नागपुर देखा होगा और 10 साल के बाद का पूर्व नागपुर देखा जी। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको डेवलपमेंट के माध्यम से वहाँ पर आपको दिखेगा। पूर्व नागपुर के अंदर पहले जो चुनाव होते थे, विधानसभा के जो चुनाव होते थे, सिर्फ नेता लोग 6 महीने पहले आके सक्रिय होते थे, लोगों को गुमराह करते थे, आश्वासन देते थे और चुन के आने के बाद 4-4.5 साल वो लोग गायब रहते थे। जनता को छोड़ दिया जाता था वारे के ऊपर। ये अपन ने पूर्व नागपुर के अंदर ये 40 साल चला जी। देश आज़ाद हुआ जब से लेकर तो 2009 तक का पूर्व नागपुर को अंधकार में छोड़ने का काम कांग्रेस ने किया जी। जनता ने जब मुझे संधि दिया और गडकरी साहब ने मुझे पूर्व नागपुर की विधानसभा की सीट दिया और उस समय 2009 से लेकर तो 2014 तक का तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। फिर भी जितना हो सके महाराष्ट्र की सरकार की ओर से निधि लाने का काम अपन ने उस समय भी किया और 14 से लेकर तो 19 तक का फिर महाराष्ट्र में भी सरकार आई, केंद्र में भी सरकार आई जी। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और गडकरी साहब केंद्र में मंत्री बने नागपुर के खासदार के रूप में और उसके बाद नागपुर शहर का तो चित्र बदला ही बदला, लेकिन पूर्व नागपुर का भी चित्र विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर बदला। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अपने यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आएंगी जी। जो बच्चे नासिक, पूना, बम्बई, दिल्ली फॉरेन पढ़ने जाते थे वो आज अपने घर के अंदर पढ़ते, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते और वो एक बहुत बड़ा काम हुआ। नागपुर शहर के 2 भाग करके मैंने आरटीओ का कार्यालय कड़मना के अंदर लाया। आज कोई भी गया बच्चा उसका ताबड़तोड़ वहाँ पर काम हो जाता है जी। दूसरा वाठोड़ा के अंदर अपन ने इंटरनेशनल लेवल का साई का क्रीड़ा संकुल आया जी। उसका अभी कंपाउंड वॉल का काम लगभग चालू है
और वहाँ कुछ अतिक्रमण है, वो प्रॉब्लम हल होने के बाद इंटरनेशनल लेवल का क्रीड़ा संकुल वहाँ पर बन रहा है जी। दूसरा, पूर्व नागपुर के अंदर पारडी, भरतवाड़ा, भांडेवाड़ी, यहाँ पर पूनापुर, यहाँ पर अपन ने स्मार्ट सिटी लाया जी। स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ। लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंदर 5 एकड़ जगह ऐसी खाली पड़ी हुई थी, खंडर था जी। वहाँ पर अपन ने स्मार्ट हाउसिंग और स्मार्ट पुलिस स्टेशन वहाँ पर बनाया, आपने देखा भी होगा जी। एक बहुत बड़ा हाउसिंग भी वहाँ पर बना और स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी वहाँ पर बना। उसके बाद अनेक, पूर्व नागपुर में तुम शांति नगर की तरफ गए तो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, डिप्टी सिंगल में आए तो वहाँ पर भी ओवर ब्रिज है, भांडेवाड़ी में आए तो और वहाँ पर भी ओवर ब्रिज चालू है। अभी फिर से मैंने 791 करोड़ रुपए महाराष्ट्र शासन के मंजूर करके लाया। नंदनवन का भाग से लेकर तो सभी चारों तरफ तुम अगर उधर गए होंगे तो ओवर ब्रिज के भी काम जी। बड़े पैमाने पर शुरू है। अपन ने जो गोर गरीब जो झोपड़पट्टी वासी थे, जिन्होंने कांग्रेस वालों ने जिनको 40 साल से मूर्ख बना के रखा था, उन सबको यानी डिप्टी सिंगल होगा, तुम्हारा मिनी माता नगर होगा, तुम्हारे नंदनवन का भाग होगा, जितनी भी झोपड़पट्टियाँ थी, हसनबाग का भाग होगा, उन सबको अपन ने झोपड़पट्टी के कार्ड नहीं दे तो उनको अपन ने रजिस्टर करके दे, उनको घर का मालक अपन ने बनाया। और इसलिए जो जो हो सकता है प्रामाणिकपणे काम करने का प्रयास अपन ने किया है। गुंठेवारी, क्योंकि मेरा पूर्व नागपुर का भाग बोले यानी ये सब गुंठेवारी के अंतर्गत आता है, आउटर भाग का भाग है, लगभग 60-65% डेवलपमेंट का वहाँ पर लेआउट वाला भाग है जी। वो लेआउट वाले भाग में अनेक नगर सेवक हो या आमदार हो, उनको भी काम करने में अड़चन आती थी। लेकिन 2000 में सत्ता आने के बाद निश्चित रूप से पूर्व नागपुर का तुम्हारा वाठोड़ा होगा, भरतवाड़ा होगा, पूनापुर होगा, भांडेवाड़ी होगा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर बड़े पैमाने पर अपन ने डेवलपमेंट के काम किए। बड़े पैमाने पर लेआउट का नियमितीकरण अपन ने किया। यानी पूर्व नागपुर के अंदर सिर्फ 2-4% ऐसी होंगी कि जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी होंगी। अपन ने 95-96% टैंकर मुक्त किया जी। जो हमारे बहना की सर पे गुंडी लेकर पानी भरने जाते थे, वो टोटली अपन ने बंद किया और टैंकर मुक्त करके लोगों को राहत देने का काम अपन ने निश्चित रूप से किया है। दूसरा भी मैंने शासन की तरफ से फिर से एक आदेश लाया, क्योंकि हमारे इधर लेआउट वाले हो गए और ये भूखंड माफिया बड़े पैमाने पर थे। लोग 30-30, 40-40 साल से अपने घर बना के रह रहे, लेकिन उनको रजिस्टर करके नहीं देते थे। 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मांगते थे, जबकि लगता था 25-30 हज़ार रुपये। मैंने शासन की ओर से ऑर्डर अब भी लाया मैंने 20-25 दिन पहले, और अभी सिर्फ तुम्हारा अगर घर 500 फुट के अंदर होगा तो 500 फुट की तुमको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा और उसका NIT तुमको डिमांड और RL देंगे। इस प्रकार का आदेश अपन ने लाया, जिसका नागपुर शहर के अंदर तो लगभग 5 लाख लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे पूर्व नागपुर के अंदर 2.5 लाख लोगों का उसमें फ़ायदा होने वाला है। सर, आपने डेवलपमेंट की बात की, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है कि नागपुर में बहुत डेवलपमेंट है और विशेष तौर पे पूर्व नागपुर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बट सर, विपक्ष का ये इल्ज़ाम है कि ये अनियोजित डेवलपमेंट है या अनियोजित विकास है। एक बारिश आई और पूर्व नागपुर हो या कोई कहीं का भी आप देख लीजिए, लोगों के घर में पानी भरने की समस्याएं आने लग गई। सीमेंट रोड की वजह से लोगों को एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चलना उनका दुश्वार हो रहा है। ये सब आरोप विपक्ष आप पे लगाते हैं। सर, किस तरीके से आप इन आरोपों को देखते हैं? नहीं, जो वही लोग बात करते जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं जी। कांग्रेस की सरकार 40 साल से महाराष्ट्र में थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी जी। जब तुमको नागपुर शहर की इतनी चिंता थी तो इतने सालों के अंदर एक आधा भी प्रोजेक्ट उन्होंने बताना चाहिए। विलास मुत्तमार जी 20 साल खासदार थे, सतीश बाबू हमारे 25 साल पूर्व के आमदार थे, मंत्री भी थे, नितिन राउत जी अनेक सालों से आमदार है और मंत्री भी थे। अनेक बड़े बड़े नेता नागपुर शहर ने कांग्रेस के दिया है, लेकिन उनके रेजिम में तुम मुझे एक आधा ऐसा प्रोजेक्ट बताओ कि उनके रेजिम में कभी एक आधा ही नेताओं के रेजिम में एक आधा प्रोजेक्ट आया होगा। इन्होंने कभी काम का इनके दिमाग में नहीं रहता, इनके दिमाग में भलतेज विषय रहते हैं, क्योंकि अपना परिवार 100 साल कैसा सुख ही रहेगा यही इनके दिमाग में रहता है, और इसलिए काम के बारे में ये जीरो है। और इसीलिए नागपुर शहर को अंधकार में करने का काम किसी ने किया होगा तो इन कांग्रेस वालों ने किया। अब डेवलपमेंट के विषय के अंदर ठीक है, अभी पानी इतने जम से ये तो
आपातकालीन प्रकृति रहती है। जी। अब पूरे भारत के अंदर पानी का प्रकोप आया है, जिधर उधर जाओ तुमको पानी पानी बड़े पैमाने पर दिखा है। कहीं पर प्रॉब्लम निश्चित रूप से हुई है। अब पैसा लाना ये हमारा काम रहता, आखिर इंजीनियर तो हम नहीं है। महानगर पालिका हो या एनआईटी के संबंधित अधिकारी इसका नियोजन करते हैं, नियोजन करना उनका काम है, पैसे लाके देना हमारा काम है। लेकिन उसके अंदर अनेक जगह खामियां भी बड़े पैमाने पर है और उसका भी मार्ग निकालने का काम निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के घर में इस बरसात के अंदर बड़े पैमाने पर पानी भी घुसा, उसका दुख भी हम सबको होता है। लेकिन नियोजन करते समय कहीं ना कहीं महानगर पालिका होगा, एनआईटी होगा, ये कहीं ना कहीं फेल हुई। क्योंकि नेताओं का, कार्यकर्ताओं का काम है कि शासन से जितना ज़्यादा निधि ला सके उतना ज़्यादा निधि लाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन उसको जिस ढंग से प्लानिंग महानगर पालिका और एनआईटी ने करना चाहिए तो उस ढंग से उन्होंने नहीं करते हुए अनेक बरसात के अंदर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम निश्चित रूप से आई है और मुझे लगता है कि उसका भी मार्ग निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, एक मैंने इंटरव्यू खुद किया था धुनेश्वर पेठे सर का, साथ ही साथ मैंने एक विशाल मुत्तेमवार जी का इंटरव्यू किया था। इन लोगों ने विपक्ष है तो इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कृष्णा खोपड़े जी से पब्लिक नाराज़ चल रही है और इस बार की जो हवा चल रही है वो महाविकास आघाड़ी के फेवर में चल रही है। तो सर कहीं पे मतलब जैसे आम आदमी पार्टी भी कहीं एक्टिव नज़र आ रही है अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में या नागपुर की भी पॉलिटिक्स में, कहीं पर सर बीजेपी को या फिर कृष्णा खोपड़े जी को कहीं पर ऐसा डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी आने से कुछ चीज़ें बिगड़ सकती है? नहीं, आपने देखा होगा क्या 2009 हो गया, 2014 हो गया, 2019 हो गया या 2024 हो गया जी, कांग्रेस ने नागपुर शहर के किसी विधानसभा को टारगेट किया होगा तो हमारे पूर्व नागपुर को टारगेट किया। बिल्कुल। 2024 के चुनाव में देश में भी हवा अलग टाइप की बह रही थी जी, खटाखट 8,500 रुपये देंगे, ये सभी ने देखा है जी, लोगों को गुमराह करके मतदान कांग्रेस ने लिया, लोगों को मूर्ख बना के मतदान कांग्रेस ने लिया, ये अभी सिद्ध हो गया है। और इसलिए 2024 के चुनाव में इन्होंने पूर्व नागपुर को टारगेट किया था जी। टारगेट करने के बाद सभी बड़े बड़े नेता पूर्व नागपुर में उन्होंने डेरा डाल के रखे थे, चाहे वो राष्ट्रवादी वाला हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, इन सभी ने मिलकर पूर्व नागपुर को निशाना बनाया था। और परिस्थिति अलग टाइप की घूम रही थी क्योंकि संविधान का कोई किताब लेके घूम रहा था उनके नेता, उसका एक लोगों पे ऊपर असर था। अलग प्रकार के एक वातावरण तैयार करने का कांग्रेस ने काम किया, लेकिन हमारा पूर्व नागपुर ये कभी डगमगाया नहीं। विलास मुत्तेमवार जी भी जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो वो उनको भी 50,000 के अंदर ही मात खाना पड़ा। उसके बाद नाना पटोले आए, फिर अभी विकास ठाकरे जी 24 के अंदर उन्होंने भी पूर्व नागपुर को देखा है और पूर्व नागपुर ये सदी तीनों चुनाव में आगे रहा। और पूर्व नागपुर की जनता को मालूम है कि पूर्व नागपुर ये कैसा बदला, पूर्व नागपुर ये विकास के माध्यम से कैसा था, पहले कैसा था और आज कैसा है। पहले तो लोगों के जगह जो थी 500 रुपये में भी कोई पूछता नहीं था, आज 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के रेट उसके हो गए। कोई हमारे चेहरे देख के रेट नहीं बढ़े, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ, वहाँ कोई विकास के काम ही इसीलिए रेट बढ़े हैं। और इसीलिए ये घबरा रहे, कांग्रेस वाले घबरा रहे कि अभी वहाँ उम्मीदवार देना तो किसको देना, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए, वो सब भाग गए इधर उधर। अभी कोई नया उम्मीदवार देखना ऐसा उनका प्रयास शुरू है। और मुझे नहीं लगता कि जनता को मालूम है कि जनता ने किसने पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट किया, पूर्व नागपुर के विकास के अंदर किसकी भूमिका रही है, ये जनता को ऑलरेडी मालूम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव भी हम आसानी के साथ जीत जाएंगे। कृष्णा खोपड़े जी, अगर हम ये देखें कि इतने लंबे समय से आप यहाँ के आमदार हैं, क्या लगता है सर आपको पब्लिक क्यों इतना प्यार करती है? एक तो आपका काम बोलता है, आप ग्राउंड पर भी रहते हैं, मैंने कई बार कवरेज किया है कि आप ग्राउंड पर जाके लोगों की समस्या भी सुनते हैं। इसके अलावा आपको क्या फैक्टर्स लगते हैं जो कृष्णा खोपड़े को अनबीटेबल बना देता है? नहीं, मेरा शुरू से ही स्वभाव है जी, जनता ने अपने को जनप्रतिनिधि बनाया जी, अपनी औकात न रहते हुए जनता ने अपने को सिंहासन पे चढ़ाया।
जी। नहीं तो 101 बड़े बड़े नेता पूर्व नागपुर में थे, 101 नेता पूर्व नागपुर में कांग्रेस के आके भी गए। हमारे सतीश बाबू का तो जमाना ऐसा था कि उनके खिलाफ किसी को चुनाव लड़ने में भी डर लगता था, हिम्मत ही नहीं होती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन अपन ने उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े जी। और इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा ये रहा है कि अपन जनता ने जिस भरोसे पे अपने को चुन के दिया, जी। जनता ने इसीलिए चुन के दिया है कि ये लड़का कुछ तो भी पूर्व नागपुर में करेगा। जी। और इसलिए मेरी शुरू से आदत है कि मेरे ऑफिस में या मेरे तरफ आया हुआ व्यक्ति ये हंसते हुए जाना चाहिए। जो भी उसका प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम तो अपन हल नहीं कर सकते, लेकिन जो जो हो सकता वो प्रामाणिकता से काम करने का प्रयास मेरा ये शुरू से ही रहा है। और मैं निश्चित रूप से पूर्व नागपुर के सभी भागों के अंदर जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं विकास काम के लिए जाता हूँ, तो जनता उसको अच्छा ये करती है। और इसलिए इस चीज़ की कोई हमारे पास चिंता नहीं है, क्योंकि जनता को चाहिए काम जी। और काम ही बोलता है, बराबर। और काम इसलिए बोलता है क्योंकि करके बताए, इसलिए काम बोलता है। और इसीलिए जनता ने हर चुनाव के अंदर पूर्व नागपुर को बड़े पैमाने पर साथ दिया। सर, विपक्ष के कई मैंने जो इंटरव्यू किए उसमें उनका बोलना ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट डरी हुई है क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस डिले कर दिए हैं। अचानक से हड़बड़ी में लाड़की बहन योजना लेकर आ गए, लाड़का भाऊ योजना लेकर आ गए, पर धरातल पर ये सारी योजनाओं का कोई लाभ बीजेपी को होने नहीं वाला। आपको क्या लगता है सर कि ये जो लाड़की बहन योजना है या लाड़का भाऊ योजना है, इसका ग्राउंड लेवल पे कितना फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को? नहीं, कांग्रेस की सत्ता, पुराना रिकॉर्ड जान दो, कांग्रेस की सत्ता 2009 से 2014 तक के भी थी जी। बीच में तुम्हारे उद्धव ठाकरे ने गद्दारी करके कांग्रेस के साथ अलायंस किया जी। उनकी 2.5 साल सरकार चली जी। अब उन 2.5 साल के अंदर वो बताया ना कि एक आधा हमने डेवलपमेंट का प्लान मंजूर किया है, एक आधा शहर में हमने ये प्रोजेक्ट लाया है, एक आधा गौर गरीब जनता के लिए हमने एक आधी योजना तैयार की, एक आधा भी बताया ना वो ये बता नहीं सकते। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे है, हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, इन्होंने मिलकर जो प्लानिंग जो किया है, यानी मुख्यमंत्री तो मैंने बहुत से देखे, देवेंद्र जी भी मुख्यमंत्री है अपने थे, एकनाथ राव जी भी शिंदे, ये ऐसे मुख्यमंत्री हुए कि जनता के कोई भी समस्या को हल करने का वो काम करते। अगर इस योजना के माध्यम से अपन अपने बहनों को अगर कुछ सहकार्य कर रहे, कुछ मदद कर रहे, तो इनके पेट में दुखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये बताया ना कि इन्होंने 2.5 साल के अंदर क्या किया। पुराना रिकॉर्ड छोड़ो, वो तो उनका डैमेज ही है, लेकिन 2.5 साल के अंदर इनका अलायंस था, शरद पवार जी थे, उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस का ये अलायंस था। एक 2.5 साल के अंदर एक आधी तो योजना बताए कि गौर गरीब लोगों के लिए अपन ने योजना लाए, गौर गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मदद कर सके, एक आधी भी योजना इन्होंने बताना चाहिए ना। अब एकनाथ राव जी शिंदे, अजीत दादा और देवेंद्र जी के माध्यम से जो योजना महाराष्ट्र के अंदर आई है और लाड़की बहन योजना आई है, जब इसका बिल जब विधानसभा में आया था उस समय इन्होंने करारा उसमें विरोध किया जी। विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने जो जो नहीं बोलने का वो भी बोल के इस बिल का विरोध किया था कि ये योजना टोटली बंद हो। और उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी इनको पटक नहीं दिया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि अगर सरकार अपने बहनों को मदद कर रही है तो तुम्हारे पेट में क्या दुखता। और इसलिए ये योजना कोई प्राइवेट योजना नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी की योजना नहीं है कि आज खोल दिया और कल बंद हो। इनको लोगों को गुमराह करना है, इनको महिलाओं को गुमराह करना था। और इसलिए पहले टप्पे में जब महिलाओं के अकाउंट में जब राखी के पहले पैसे आए तो अनेक महिलाओं के दिमाग में आया कि कांग्रेस ने अपने को फॉर्म भरने से वंचित रखा, गुमराह अपने को किया। और उसके बाद उन लोगों की लाइन लग गई फॉर्म भरने वालों की। और ये सरकारी योजना है, ये कोई प्राइवेट योजना है, उसका इलेक्शन से क्या संबंध है? इलेक्शन से उसका क्या संबंध है? आज महिलाओं को आज उनके हाथ में 3,000 रुपये मिल रहे, 1,500 रुपये महीना, उनको कहीं ना कहीं तो उनको मदद हो रही है ना आज के ज़माने में। और इसलिए ये काम करने का काम हमारे सरकार ने किया है, उसके लिए अभिनंदन के पात्र है एकनाथ राव जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार साहब। कृष्णा जी, बिल्कुल ये महिलाओं के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है, मैं भी मानता हूँ। पर कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लग रहा है कि
एकनाथ शिंदे सर जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला था कि आप हमको चुनकर लाओ तो ये योजना चलती रहेगी। तो इसका मतलब विपक्ष ने ये निकाला कि अगर तो एकनाथ शिंदे या फिर महायुति की सरकार नहीं बनती है तो ये योजना क्या बंद कर दी जाएगी? नहीं, कांग्रेस की मंशा जनता ने देख लिया है जी, क्योंकि कांग्रेस ये योजना के टोटली अगेंस्ट में है जी, और कांग्रेस का इरादा है कि गलती से अगर उनके सरकार आएंगी तो ये योजना टोटली बंद करने वाले हैं। और इसलिए जनता से अपील की कि ये योजना अपनी है, अपनी सरकार है और बहनों को उसमें बड़े पैमाने पर सहकार्य उस माध्यम से हो रहा है और इसीलिए जनता ने अगर और आने वाले चुनाव में साथ दिया तो ये इसकी अमाउंट भी हम बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी बोला कि आज 1500 है तो हम 2500 रुपये तक का इस अमाउंट को लेके और महिला कैसी शक्तिशाली बने, सक्षम बने, इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयास इसका शुरू किया और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हमारी सरकार आएगी। सर, जैसी पूर्व नागपुर की स्थिति है, हमने देखा है कि कई लोग जैसे आरोप ये लगा रहे हैं कि एक फ्लाईओवर जा रहा है हिरवी नगर से लेके तो कुकरेजा की बिल्डिंग के नीचे तक, अपना पेरिस सिटी के पास में उसका लैंडिंग हो रहा है। तो सर, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये फ्लाईओवर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, पहले ये रास्ते ठीक करने चाहिए थे। तो क्या आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो बनाया गया है या फिर पब्लिक के लिए ही ये चीज़ बनाई गई है वहाँ की? नहीं, आपने देखा होगा जी कि पहले सेंट्रल यूनी रोड जब बना था वो उस जमाने का पहला रिंग रोड था। बिल्कुल। शहर के अंदर हाईवे कोई रोड था तो पहला वो था जी। बाद में वो जनरल रोड हो गया जी। उसके बाद में भी आउटर भाग में 3 रिंग रोड बने जी। वो तीनों रिंग रोड आज जनरल हो गए। जी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हारे घर में 5 लोग होंगे तो 6 गाड़ियाँ हैं। राइट। ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पर है। बिल्कुल। और आज तुम कहीं पर भी तुम जाते हो तो कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं ट्रैफिक का जाम तुमको मिलता तो घंटों से लोगों की परेशानियां बड़े पैमाने पर रहती है। बिल्कुल सर। ये जो राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष है उनका दुख ये नहीं है क्या वो ब्रिज कहाँ पर जा रहा, वो निर्मल नगर वो कुकरे जाके उनका संबंध ही नहीं आता। तो काफी पहले इधर ही उतर रहा है वो जी। काफी इधर ही उतर रहा है। अब उसका नाम लेकर अपनी दुकानदारी चलाने का प्रयास करते। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों का दुखना ऐसा है कि उनके घर के सामने ब्रिज बन रहा है जी। वो उनका मुख्य दुखना है। उन्होंने तो गडकरी साहब को भी डेपुटेशन दिए, शहर के अध्यक्ष जो है उनके राष्ट्रवादी के, उन्होंने तो फडणवीस साहब को भी डेपुटेशन दिए कि ये ब्रिज जो बन रहा है ये इसको रद्द किया जाए, ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। अब जो शीशे के महल में रहते उनको इसका क्या समझेंगे? उन्होंने बताना चाहिए ना, उनके घर के सामने का भी रोड मैंने बनाया, राइट भी रोड मैंने बनाया, लेफ्ट भी रोड मैंने बनाया और पीछे का भी रोड मैंने बनाया। वो तो नगर सेवक थे ना, वो तो नगर सेवक थे। उन्होंने इतना काम भी अपने 10 साल के रिजिम में नहीं किया, वो हमने करके बताया। और इसलिए आज ट्रैफिक बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आज अगर तुम रेशम बाग से समझो तुम चढ़े और तुमको केडी के कॉलेज तक का आना है तो तुम नीचे से काय को आओगे, ऊपर के ऊपर आओगे ना, ऊपर के ऊपर आओगे। जगनाड़ी चौक पे ऊपर के ऊपर टावर बड़ा बन रहा है, टेलीफोन एजेंसी चौक से लेकर तो भांडे प्लाट तुमको अगर जाना है तो सीधा तुम ऊपर ऊपर जाओगे ना। आज तुमको 1 घंटा लगता है तो तुम 10 मिनट में वहां पर पहुंचोगे। तो ये तो ट्रैफिक की समस्या का विषय है। इनका दुखना ऐसा है कि इन्होंने कभी विकास के काम नहीं किए, इन्होंने कोई एक आधा प्रोजेक्ट शहर में लाना चाहिए उस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया और जिंदगी भर इन्होंने यही रोना हरदम गाते रहे। और इसलिए इनको लग रहा है कि ये इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा, बड़े पैमाने पर काम हो रहा और इनकी दुकानदारियां भी धीरे धीरे बंद हो रही है और इसलिए कुछ ना कुछ आरोप लगाकर ये अपनी दुकानदारी चलाने का प्रयास करते हैं। सर, जैसे कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे राम झूला कांग्रेस के टाइम पे वो सैंक्शन हुआ था और लगभग 8-10 साल के बाद एक साइड बनी थी राम झूला की, और उनका ये बोलना है कि बीजेपी ने 3 साल में भले बना दिया बट बीजेपी ने इतने घाई में बनाया कि सब चीज़ें इनकी ख़राब होती जा रही है। जैसे हाल ही में हमने नया संसद भवन जो दिल्ली का देखा, उसमें से पानी लीकेज हो रहा है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली। तो सर, ऐसा क्या बीजेपी करती है जो इतना फास्ट सब चीज़ें बन जाती है और कांग्रेस को या फिर विपक्ष को वही बनाने में 8-10 साल का वक्त लग जाता है? नहीं, कांग्रेस के ज़माने में जब राम झूले का काम हुआ जी, राम जी ने तो 14 साल का वनवास काटा जी,
लेकिन 14 साल में भी ये ब्रिज नहीं बना सके। एक सिंगल पार्ट तो ये 14 साल में भी नहीं बना सके। जब हमारी सरकार आने के बाद उसको कंप्लीट हुआ, वो पहला पार्ट जो उन्होंने शुरू किया था, वो हमारी 14 साल के बाद, जब हमारी सरकार आने के बाद हमने वो पार्ट कंप्लीट किया और बाजू का पोजीशन भी हमने 2-2.5 साल के अंदर बनाया। फिर से आगे का भी पोजीशन जो डायरेक्ट तुम्हारा एनआईटी के तरफ जा रहा है, इधर रिजर्व बैंक के तरफ जा रहा है, ये सेकंड टप्पा भी अपन ने तैयार किया। उसमें खामिया का क्या संबंध है? कैसा है, इन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इन लोगों में इच्छा शक्ति इस नागपुर को डेवलपमेंट के, आज नागपुर शहर का नाम पूरे वर्ल्ड में है, नागपुर शहर का नाम पूरे देश के अंदर है। कोई भी गर्व से कहता है कि नागपुर बदल गया है। नागपुर किसने बदला? तो नितिन जी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से आज नागपुर बदला है। आज शहर के 6 विधानसभा में तुम कहीं पर भी गए तो तुमको बड़े पैमाने पर कई मेट्रो दिखेंगी, कई और ब्रिज दिखेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। आज उस जमाने में नागपुर शहर की आबादी 5-10 लाख होंगी, तो आज नागपुर शहर की आबादी 35 लाख है। और अब तुम आगे का विचार करते हुए ये डेवलपमेंट नहीं करोगे और छोटे छोटे मुद्दे लेकर, क्योंकि हालांकि प्रोजेक्ट मंजूर करके लाना ये संबंधित नेताओं की जवाबदारी रहती, संबंधित जनप्रतिनिधि की जवाबदारी रहती, और वो प्रोजेक्ट को कैसा काम करना ये संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी रहती। और इसीलिए राम झूला हो गया इतने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर में। और भी अनेक प्रकार के ब्रिज बने नागपुर शहर में, मेट्रो आई, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति होना। और इसीलिए ये राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या उबाटा हो, इनमें काम करने की इच्छा ही शक्ति नहीं है। इन्होंने बताना चाहिए ना कि तुमने इतने सालों के अंदर क्या लाया नागपुर को अंधकार में रखने का पाप किसी ने किया होगा तो इन्हीं लोगों ने किया। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आपने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की, फिर आप अभी आमदार बने, आगे कृष्णा खोपड़े जी का क्या प्लान है, क्या विजन है खुद के बारे में? पॉलिटिकल करियर कहाँ देखते हैं? नहीं, पॉलिटिकल करियर का मेरा संबंध ही नहीं आता जी। मुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किसी ने किया होगा तो गडकरी साहब ने किया जी। और इसलिए पूर्व नागपुर एक ऐसा विधानसभा हो गया कि मैं लड़ूँ या मेरा भाई कोई भी चुनाव लड़े, पूर्व नागपुर में भाजपा का झंडा गड़ेगा। क्योंकि पूर्व नागपुर की जनता को भी मालूम है कि जो भी काम इस शहर के अंदर हुआ, जो भी डेवलपमेंट इस शहर के अंदर हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, मेरे औकात से ज़्यादा पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और इसलिए पार्टी जो भी निर्णय लेंगी, और पूर्व नागपुर ये भाजपा का ही गढ़ रहेगा। सर, हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस ने गुमराह करने का जो प्रयास किया है जी, संविधान की किताब लेकर संविधान का उल्लेख करके और अपनी दुकानदारी चलाने का काम कांग्रेसियों ने किया है, और उसमें जनता बड़े पैमाने पर गुमराह हुई है। मुस्लिमों को भी बड़े पैमाने पर डराया गया है, मुस्लिमों को भी अनेक प्रकार का उनको बहकाने का काम उन्होंने किया, और दलित मुस्लिम के वोट लेकर ये कांग्रेस वालों ने अपनी दुकानदारी चलाने का प्रयास किया है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए जी, इधर तुम संविधान की बातें करते हो, और अमेरिका में जाने के बाद अगर हमारी सरकार आई तो आरक्षण हम खत्म कर देंगे, इस प्रकार की बातें करते हो। और इसलिए ये कांग्रेस का दो मुखी चेहरा है। और ये राहुल गांधी ने नहीं तो उनके पिताजी थे राजीव गांधी जी, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने भी एक बार कहा था कि भारत के अंदर ये आरक्षण की नीति खत्म होनी चाहिए जी। उन्होंने भी, और उसका उदाहरण देकर राहुल गांधी ने भी वही विषय को अमेरिका में उठाया। दुख का विषय ऐसा रहता है कि भारत की छवि जो देश के अंदर बनी है, वर्ल्ड के अंदर बनी है, उसको खराब करने का काम कोई विदेशों में जाकर कोई करता है तो ये कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं। और इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप इन चक्करों के अंदर आखिर अपने शहर का आखिर नुकसान होता है जी। इस शहर का जिस तरीके से, देश का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ वो किसी कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, भाजपा के राज में हुआ। और इसलिए जनता ने भी इन लोगों के बहकावे में न आते हुए जो अपने विवेक बुद्धि का विचार कर जो इस शहर का जिन्होंने चित्र बदला, इस शहर का जिन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्हीं के साथ खड़ा रहे, ऐसी मेरी जनता से अपील है। चुनाव में तो ऐसे अनेक लोग मैदान में आते हैं,
बरसात आती है तो अनेक प्रकार की मेंढक भी बाहर आती है। तो ऐसा ये चुनाव के अंदर जिसको भी लड़ना है उनका स्वागत है, लेकिन चुनाव ये सिद्धांत के माध्यम से लड़ना चाहिए। चुनाव ये विकास के नीति पर होना चाहिए, ना कि ये जातिवादी चुनाव, अनेक प्रकार के आश्वासन खोटे देना, लोगों को गुमराह करना, कुछ भी बातें बोलना, इसके ऊपर लोग अभी विश्वास नहीं करते। और इसीलिए जनता भी अभी होशियार है कि आने वाले चुनाव के अंदर नागपुर शहर की जनता भी 6 की 6 विधानसभा सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, महायुति के लिए वैसा ही रहे जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे कृष्णा खोपड़े जी, बीजेपी के कद्दावर नेता, नागपुर का एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जनता उनको सपोर्ट करे, उनके काम को सपोर्ट करे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या क्या उन्होंने पूर्व नागपुर के लिए किया है, क्या क्या उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। पॉलिटिकल टॉक पे और किसी शख्सियत से आगे जाकर बात करेंगे और किसी से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या रुझान है, वो क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।